गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी तक मैंने आपको कुछ चीज़ें कवर करवाई हैं। तो अब मैं जो नेक्स्ट चीज़ आपके लिए कवर कर रहा हूँ वो है कि रेंज के अंदर हमने ऑलरेडी 3 मेथड पढ़ लिए हैं। एक मेथड मैंने बताया था, वो मेथड भी ना बोल के हम ये कहें कि इट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस को हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो पहला कैटेगरी था जिसमें मैंने ऐसे मजाक में नाम लिया तिनके का सहारा, यानी ऐसा कोई फंक्शन ढूंढना है जिसकी रेंज ऑलरेडी आपको पता है और उसको पकड़ के हमें y तक जाना है। तो उसके लिए कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस किए हैं और शीट में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सेकंड था जिसमें हमने x को y के टर्म्स में लिखना है। तो जब हम x को y के टर्म्स में लिखते हैं तो हम ऐसे y ढूंढते हैं जिसके लिए x रियल एंड फाइनाइट हो। तो वो दूसरा मेथड था हमारा, है ना। तीसरा हमारा ये होता है कि जब हम डोमेन कैलकुलेट कर रहे हैं फंक्शन की, तो डोमेन में कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स आ जाते हैं, 2 या 3 ऐसे एलिमेंट्स आ गए, है ना। अब चौथी कैटेगरी के अंदर, अब जैसे एग्जांपल में देखिए कि मेरे पास आ गया साइन इनवर्स x प्लस लॉग x। जब मैं ये फंक्शन ले रहा हूं साइन इनवर्स x प्लस लॉग x, तो खास ध्यान है कि भाई अब अगर हम देखें कि अगर एक फंक्शन है जो हमेशा इंक्रीजिंग है, दूसरा फंक्शन भी हमेशा इंक्रीजिंग है, तो दोनों का जो मिनिमम होगा वो स्टार्टिंग में होगा और दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो एंड में होगा। तो अगर दो फंक्शंस हैं और दोनों का ट्रेंड सेम है, दोनों बढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे दोनों का मिनिमम स्टार्ट में है एंड दोनों का मैक्सिमम एंड पे है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो रेंज आएगा वो मिनिमम 1 प्लस मिनिमम 2 हो जाएगा, से लेकर मैक्सिमम 1 प्लस मैक्सिमम 2 हो जाएगा, है ना। दोनों को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, डेट विल डिपेंड अपॉन दी डोमेन। अब जैसे इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो साइन इनवर्स एक्स मैंने आपको बताया है कि इसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। लॉग एक्स है, उसका डेरिवेटिव है 1 बाय एक्स, और लॉग एक्स की डोमेन है एक्स ग्रेटर देन 0, साइन एक्स की डोमेन है -1 to 1। तो विद इन डोमेन अगर हम देखते हैं तो 1 अपॉन एक्स भी पॉजिटिव होगा। तो साइन इनवर्स एक्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, लॉग एक्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम ये कह सकते हैं कि डोमेन का जो मिनिमम पॉइंट होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा ओवरऑल, और डोमेन का जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो देगा मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर हम इसमें देखते हैं कि भाई डोमेन जो है साइन इनवर्स की वो तो है -1 to 1 और लॉग की है 0 to इंफिनिटी। अब अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वी आर गेटिंग 0 to इंफिनिटी, सॉरी 0 to 1, ठीक है। अब अगर हम देखें कि साइन इनवर्स 0 पे देगा 0, लॉग अगर हम देखें तो लॉग 0 से हल्के से बड़े नंबर पर है -इंफिनिटी। तो ओवरऑल मिनिमम हो गया साइन इनवर्स 0 0, लॉग 0 से हल्के से बड़े नंबर पर -इंफिनिटी, यानी 0 -इंफिनिटी मिनिमम आ गया। और मैक्सिमम देखें तो साइन इनवर्स 1 होता है π/2 एंड लॉग 1 इज 0। तो मेरी रेंज आ गई -इंफिनिटी से π/2। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो रेंज के क्वेश्चंस होते हैं मेजरली फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाते हैं, 10 से 15% सेकंड क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस में हम देखते हैं वो लगती है। चौथी कैटेगरी बहुत ही कम इस्तेमाल करने को मिलेगी, इक्का दुक्का क्वेश्चंस में रहेगी, है ना। पाती है पांचवी कैटेगरी। पांचवी में हम करेंगे यूज ऑफ डेरिवेटिव। जैसे मैं आपको पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूं कि हमारा जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है वो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव चैप्टर में। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसा रहता है कि जहां पर हल्का हल्का हम डेरिवेटिव इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि फाइंड रेंज ऑफ
हमें रेंज निकालनी है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 2, x बिलोंग्स टू -2, 5। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम देखेंगे ना तो हमारा पहला मेथड लगेगा तिनके का सहारा, ना ही हम x को y के टर्म्स में ला पाएंगे, ठीक है, ना ही डोमेन लिमिटेड है, इन्फिनिटली मेनी नंबर्स है डोमेन के अंदर। चौथे कैटेगरी जिसमें हम कहते थे भी ट्रेंड सेम होना चाहिए, अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों का मिनिमम स्टार्टिंग में मैक्सिमम एंड में, दोनों घट रहे हैं तो दोनों का मिनिमम एंड में मैक्सिमम स्टार्टिंग में। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो वी में यूज डेरिवेटिव ऑल्सो, तो डेरिवेटिव इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि इस चैप्टर का मेन मकसद डेरिवेटिव सीखना नहीं है, इस चैप्टर का मेन मकसद है लॉजिक्स को सीखना और अदर टेक्निक्स जो है विदाउट डेरिवेटिव उनके थ्रू चीजों को सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन इसको हम एक जेन्युइन मेथड में काउंट करते हैं। मैं ये बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं कि डेरिवेटिव का यूज नहीं करना है, ताकि हम इसका लिमिटेड यूज करें और बाकी चीजों में हम लॉजिक सीखें। अब जैसे यहां पर हमने देखा कि हमारी जो नंबर लाइन है वो आ रही है -1 और 3 क्रिटिकल नंबर आ रहे हैं, तो 3 से बड़ा कोई नंबर लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, -1 और 3 के बीच में लेंगे तो नेगेटिव आएगा, और -1 से छोटा लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। यानी हमारा फंक्शन जो है ये पहले बढ़ेगा फिर घटेगा और फिर बढ़ेगा। अब हमें चाहिए -2 to 5, तो ये -1 है, ये 3 है, तो 5 हम कहीं यहां ले लेते हैं और -2 हम यहां ले लेते हैं। हमें जो डोमेन गिवन है उसके अंदर ही रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो हमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गए, -2, -1, 3 एंड 5। तो अगर हम -2 पर वैल्यू निकालते हैं फंक्शन की, नॉट डेरिवेटिव की, तो अगर मैं -2 पे वैल्यू निकालता हूं फंक्शन की, तो y इज कमिंग -8, -12 प्लस 18 प्लस 2 विच इज कमिंग 0। यहां पर y इज कमिंग 0। तो अगर मैं -1 पर वैल्यू निकालता हूं, आई एम गेटिंग -1 -3 प्लस 9 प्लस 2, है ना। तो 11 में से 4 गए, हमारा आ गया 7। जब हम x को 3 रखेंगे तो ये आएगा 27, ये भी आएगा 27, ये आएगा 27 प्लस 2, तो हमारे पास आ रहा है ये ओवरऑल -25। और जब हम x को 5 रखेंगे तो अकॉर्डिंगली हम 5 के लिए वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब हमने x को 5 रखा है तो y इज कमिंग 125 -75 -45 प्लस 2, तो 75 और 45 मिलकर बन गए 120, तो वी आर गेटिंग 7, ठीक है। तो जहां पर हम रेंज के क्वेश्चन देखते हैं तो हमें समझ जाना है कि रेंज को हम पहले कैटेगराइज कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी पहले वाली है ना, धीरे धीरे हमें उसको पहचानना है ना। मेन मेहनत रहेगी अपनी क्वेश्चन को पहचानना, थ्योरी बहुत लिमिटेड है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारा मिनिमम ओवरऑल आ रहा है -25, यहाँ पे 0 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, -25 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, तो मिनिमम इज -25 एंड मैक्सिमम इज 7। हमारी रेंज आ गई -25 से 7। तो ऐसा करके हमारे पास टोटल 5 मेथड हो जाएंगे, सॉरी हम 5 कैटेगरी में रेंज के क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। पहला तिनके का सहारा, दूसरा x को y के टर्म्स में लिखना और y ढूंढ लेना जिसके लिए x रियल एंड फाइनाइट है। तीसरा लिमिटेड डोमेन, डोमेन निकाली, उसमें गिने चुने 2 3 4 पॉइंट आ रहे हैं, उसको पुट करके रेंज निकाल ली। चौथा बोथ द फंक्शंस इन्वॉल्व विद एडिशन आर हैविंग सेम ट्रेंड, दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों घट रहे हैं। तो अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो मिनिमम स्टार्टिंग में मैक्सिमम एंड में, दोनों घट रहे हैं तो मैक्सिमम स्टार्टिंग में मिनिमम एंड में। और पांचवा है हमारा डेरिवेटिव मेथड। तो इन 5 के इर्द गिर्द हमारा क्वेश्चन चलेगा। उसके अलावा क्वेश्चन स्पेसिफिक भी हमें चीजें सीखने को मिलती हैं।
तो इस चैप्टर में ध्यान रखना है कि थ्योरी लिमिटेड है, उसको तो हमें अच्छे से सीखना है, क्वेश्चंस को कैटेगराइज करना है, लेकिन क्वेश्चन बेसिस पे काफी सारी चीजें सीखने की है। तो आप अगर ढंग से अपना दिमाग लगा के आएंगे क्वेश्चन में, देन जब क्वेश्चन डिस्कस होगा तो हर क्वेश्चन में काफी कुछ सीखने को है। तो बहुत अच्छी शीट बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटेलेक्चुअल चैप्टर है, उसके हिसाब से आपको ध्यान से प्रोसीड करना है। तो अब हम करेंगे पीरियोडिक फंक्शंस। अब देखिए क्या होता है कि अगर कोई चीज रिपीट हो रही है ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं एक बिल्डिंग में गया और वहां पर 10 कमरे हैं, 10 के 10 कमरों का साइज सेम है और मुझे कहा गया कि टोटल एरिया निकालना है। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं हर कमरे का एरिया कैलकुलेट करूं बैठ के और फिर उन सब एरियाज को ऐड करूं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास सभी कमरे सेम साइज के हैं, तो मैं एक ही को कैलकुलेट करूंगा और उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर कोई चीज पीरियोडिक है, यानी अपने आप को रिपीट कर रही है, तो उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे मान लो कि हमारी डेली 10 बजे क्लास लग रही है, तो डेली 10 बजे क्लास लग रही है, इट इज अ वेरी इजी कॉम्युनिकेशन। इंस्टेड ऑफ मैं कहूँ कि मंडे को 10 बजे, ट्यूसडे को 10 बजे, वेडनेसडे को 10 बजे, तो क्या होता है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स कि जो फंक्शंस है वो पीरियोडिक होते हैं और उनकी पीरियोडिकनेस की वजह से हम काफी सारी चीजें छोटे इंटरवल में एनालाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने साइन एक्स देखा, अब साइन एक्स का ग्राफ हम इतना बनाते हैं, हम कहते हैं भाई इतना याद कर लो, बाकी ये रिपीट होगा। तो उससे फायदा क्या हुआ हमें कि भाई हमें पूरा नहीं याद करने की जरूरत पड़ी, हमने सिर्फ इतना याद रखा और बाकी याद रखा कि इट विल बी रिपीटेड। तो पीरियोडिक होने की वजह से, यानी रिपीट होने की वजह से हमारा काम आसान हो गया। तो हम यहां पर पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, लिखो, अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक, a function is said to be periodic if it repeats itself not only in terms of values but also in terms of shape। हम ऐसे समझ सकते हैं कॉमन मैन की भाषा में कि कोई भी फंक्शन अगर अपने आप को रिपीट करता है, जैसे हमने ग्रेटेस्ट रिजल्ट फंक्शन देखा, तो हम कह रहे हैं कि सर ये रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, लेकिन यहां पर -2 था, या -1 है, यहां 0 है, या 1 है, या 2 है, या 3 है, तो रिपीट तो कर रहा है, बट शेप वाइज रिपीट कर रहा है, वैल्यू वाइज इट इज इंक्रीजिंग। तो हम इसको पीरियोडिक नहीं बोलेंगे। पीरियोडिक के लिए दोनों कंडीशंस को ध्यान रखना है। इफ अ फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ शेप, यानी शेप के हिसाब से भी रिपीट करना चाहिए जो हो रहा है, लेकिन वैल्यूज भी रिपीट करनी चाहिए। तो वैल्यूज तो बढ़ती जा रही हैं, तो हम कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। अब मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं सिर्फ इतना, तो हमें से कोई ये कह सकता है कि सर साइन एक्स जो है, जो 0 से 90 देता है, वही चीज 90 से 180 दे रहा है। तो इसका मतलब है साइन एक्स जो है रिपीट करने लग जाता है π/2 के बाद। लेकिन हम कहेंगे भाई ठीक है, वैल्यूज तो वही मिल रही हैं जो यहां पे मिल रही हैं 0 to 1, इस इंटरवल में मिल रही हैं 0 से 1, लेकिन शेप है पहले ऐसी, बाद में शेप है ऐसे नीचे की तरफ, तो शेप डिफर कर रही है। तो हम कहेंगे भाई ये अभी रिपीट नहीं माना जाएगा, चाहे वैल्यूज रिपीट कर रही हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है जैसे ये है, हो सकता है आगे बढ़ा दें हम, तो हमें लगेगा कि सर
शेप सेम आ रही है, लेकिन देखेंगे यहाँ ये वैल्यू थी, यहाँ ये वैल्यू है, यहाँ बढ़ रही है। तो जब भी हम डिसाइड करेंगे कि भाई कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है, तो हम सबसे पहले कहेंगे कि वो अपने आप को रिपीट करे, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ शेप। अब अगर हम देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, तो हम देखेंगे ये ऐसे गया, फिर नीचे, फिर गया, फिर नीचे, फिर गया, फिर नीचे। तो आप देखेंगे कि ये अपनी शेप को रिपीट करता जा रहा है, साथ में अपनी वैल्यूज भी रिपीट कर रहा है, 0 to 1, फिर दोबारा 0 to 1, फिर दोबारा 0 to 1, फिर दोबारा 0 to 1 एंड सो ऑन। तो इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ शेप। अब log x है, वो तो रिपीट ही नहीं कर रहा है। 1/x है, वो तो रिपीट नहीं करेगा। ठीक, तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम पाएंगे जो हमारी लिस्ट है फंक्शंस की, है ना, शुरुआत में ही थर्ड फोर्थ लेक्चर में मैंने पूरी लिस्ट बनवाई हुई है। उसमें अगर हम देखेंगे, एक तो साइन एक्स अपने आप को रिपीट कर रहा है, एक कॉस एक्स अपने आप को रिपीट कर रहा है, एक टेन हमने याद किया हुआ ऐसे रिपीट करता है, एक कॉट है जो हमारा रिपीट कर रहा है, एक सीकेंट है, एक कोसीकेंट है। और एक फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, एंड वन इज कांस्टेंट फंक्शन। जो कांस्टेंट फंक्शन है वो तो हमेशा रिपीट करता जा रहा है। तो अगर हम टोटलिटी में कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट एंड कांस्टेंट। ओनली दीज फंक्शंस आर पीरियोडिक। बेसिक फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास टोटल 7 फंक्शंस हैं विच आर पीरियोडिक इन नेचर, जो अपने आप को रिपीट करते हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ शेप बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, है ना। अब बात ये आती है कि भाई हम एक चीज डिफाइन करते हैं, पीरियड, है ना। जैसे टाइम पीरियड की बात करते हैं, कई बार बच्चे पीरियड को टाइम पीरियड बोल देते हैं। अब टाइम पीरियड से हम समझते हैं, बट ये हम पीरियड की बात करें, ये जनरल है, टाइम पीरियड इज फॉर टाइम। जैसे हम कहते हैं 10 AM, तो 10 AM एग्जैक्टली 24 बार रिपीट करेगा, फिर दोबारा 10 AM 24 आवर्स के बाद रिपीट करेगा। अब हम कहते हैं मंडे एग्जैक्टली 1 वीक के बाद रिपीट करेगा। हम कहते हैं 1 जनवरी, ये एग्जैक्टली 1 ईयर के बाद रिपीट करेगी। तो जब हम कहते हैं कि भाई पीरियड, तो लिखो इट इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल, it is the length of the interval after which function repeats itself। ठीक है, ये लेंथ होती है। जैसे मान लो कि साइन एक्स है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाई यहां से हमने शुरुआत की और हम एग्जैक्टली 2 पाई लेंथ तक गए, वापस सेम जगह पहुंच गए। तो मैंने लेंथ कवर की 2 पाई लेंथ, उसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो गया। अब इसमें कोई ये कह सकता है कि सर मैंने क्या किया, मैंने यहां से शुरुआत की, मैं 2 पाई 4 पाई लेंथ के बाद गया, इतना मैंने ले लिया, इतना मैंने एक बार में ट्रेवलिंग की, है ना। अब मैं फिर 4 पाई लेंथ तक गया, तो जितना इन 2 डॉटेड लाइंस के बीच में मैंने रास्ता कवर किया है, सेम रास्ता मैंने यहां पे भी कवर किया है। तो ये तो 4 पाई लेंथ के बाद रिपीट कर रहा हूं मैं।
जबकि अभी यहां पर देख रहे थे तो ये जो लेंथ थी वो 2 पाई थी, तो हम कहेंगे भी साइन एक्स का जो पीरियड है वो 2 पाई भी हो सकता है, 2 पाई से जल्दी रिपीट नहीं हो पाएगा, लेकिन 2 पाई की जगह 4 पाई लेंथ के बाद भी रिपीट हो सकता है, 6 पाई लेंथ के बाद भी रिपीट हो सकता है। तो हमने कहा पीरियड ऑफ द फंक्शन, पीरियड कैसे डिफाइंड है, लेंथ ऑफ द इंटरवल आफ्टर विच फंक्शन स्टार्ट्स रिपीटिंग इटसेल्फ, जिसके बाद फंक्शन रिपीट होना शुरू कर देता है उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो जैसे हमने देखा भाई साइन एक्स का पीरियड 2 पाई भी है, 4 पाई भी है, 6 पाई भी हो सकता है, ये सभी लेंथ है इंटरवल की। वैसे ही कॉस एक्स का देखेंगे तो भी सेम आएगा, सीकेंड एक्स का कोसीकेंड एक्स का देखेंगे तो वो भी सेम आएगा। टेन एक्स का अगर देखते हैं तो हमने टेन एक्स का बनाया है इतना, तो वो पाई के बाद 2 पाई 3 पाई कुछ भी लेंथ ले सकते हैं हम लोग। सेम फॉर कॉट एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात करेंगे तो मिनिमम 1 यूनिट उसको चाहिएगा रिपीट करने के लिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड हो गया 1 2 3, कुछ भी मल्टीपल आ सकता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट तो हमेशा रिपीट करता है। अब कांस्टेंट हमेशा रिपीट करता है तो आप कह सकते हैं भाई 1 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है, आप कह सकते हैं हाफ यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है, आप कह सकते हैं 2 यूनिट्स के बाद रिपीट कर रहा है। तो कांस्टेंट तो हमेशा रिपीट कर रहा है। तो ये हो गया पीरियड ऑफ द फंक्शन। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई जो साइन एक्स है उसका पीरियड है 0 से 2 पाई, हम साइन एक्स का पीरियड 0 से 2 पाई नहीं बोलेंगे, हम साइन एक्स का पीरियड 2 पाई 4 पाई 6 पाई बोल सकते हैं। तो पीरियड लेंथ होता है, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड, तो मैं 10 बजे 10 AM बोल सकता हूं, तो एग्जैक्टली 24 आवर्स के बाद 10 AM आएगा। लेकिन मैं अगर बोलूं 10:15 AM तो वो भी 24 आवर्स बाद आएगा। अगर मैं बोलूं 10:05 AM तो वो भी आएगा। अगर मैं सेकंड्स में भी ले लूंगा तो वो भी 24 आवर के बाद रिपीट करेगा। तो टाइम क्या होता है, एग्जैक्टली 24 आवर बाद रिपीट करता है, AM PM काउंट कर लेते हैं। तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं है। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड साइन कॉस सीकेंड कोसीकेंड का हो गया 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, मल्टीपल ऑफ 2 पाई, और कॉट और टेन का आ गया मल्टीपल ऑफ पाई, फ्रैक्शन का आ गया मल्टीपल ऑफ 1, है ना। कांस्टेंट का हम कहेंगे भाई ये तो हमेशा रिपीट कर रहा है, तो हम 1 यूनिट, हाफ यूनिट, 1/4 यूनिट सब कुछ बोल सकते हैं। अब फॉर क्लैरिटी हमने एक चीज डिफाइन की, फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड लिखो, इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द इंटरवल, इट इज द shortest length of the interval after which function repeats itself. It is the shortest length of the interval after which The Bluetooth device is ready to pair. after which function repeats itself, है ना। हम देखेंगे sin x का पीरियड आ रहा था 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन, बट सबसे छोटी लेंथ है 2 पाई। तो साइन कॉस सीकेंट कोसीकेंट इन सब का फंडामेंटल पीरियड हो गया है 2 पाई। टेन और कॉट इसका फंडामेंटल पीरियड हो गया पाई। फ्रैक्शनल पार्ट इसका फंडामेंटल पीरियड हो गया 1। अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन तो हमेशा रिपीट कर रहा है, तो हम लिखेंगे, लिखो, constant function is a periodic function with no fundamental period. Constant function, ठीक है। तो हमारे हिसाब से हमारा जो constant function है, it is a periodic function with no fundamental period. ठीक है, तो यही फंक्शंस हमारे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब लेकिन पीरियोडिक फंक्शंस में सिर्फ चीजें इधर तक सीमित नहीं रहती है
है ना, हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है ना। अब कुछ क्वेश्चंस में तो क्या होता है कि हमें ग्राफिकल अप्रोच करना पड़ता है या एनालिटिकल अप्रोच करना पड़ता है ना। तो मैं कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं अगेन इसके अंदर, और अगेन क्वेश्चंस में हमें क्वेश्चन को पहचानना है, इसीलिए इस चैप्टर को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। अब जैसे मेरे पास फंक्शन आया कि भाई मेरे को मॉड साइन एक्स का पीरियड चाहिए। अब मॉड साइन एक्स का पीरियड चाहिए तो हमने पढ़ा हुआ है कि भाई पहले पूरा साइन एक्स का ग्राफ बना लो। ठीक, तो मॉड एफ एक्स का ग्राफ हमें बनाना आता है। मॉड एफ एक्स के ग्राफ का पहला स्टेप होता है ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ एक्स फॉर द होल डोमेन। स्टेप 2 होता है टेक मिरर इमेज ऑफ ऑल नेगेटिव वाई वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो हम देखेंगे भी इसका पीरियड हो गया पाई। अब यही अगर मैं मॉड कॉस एक्स में करता हूं, मतलब मॉड टेन एक्स ले लेते हैं, मॉड टेन एक्स में करता हूं तो टेन एक्स का ग्राफ बनता था ऐसा। जब हमने मॉड टेन एक्स का ग्राफ बनाया तो हमने लिया मिरर इमेज ऑफ नेगेटिव वाई वैल्यूज रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इट इज ऑल्सो पाई। तो कई बार बच्चे रट्टा मार लेते हैं, बच्चे कहते हैं सर मॉड लगाने से पीरियड आधा रह जाता है। ऐसा कुछ नहीं कह सकते, है ना। हो सकता है कि आधा रह जाए जैसे साइन एक्स में हुआ, हो सकता है सेम रहे, हो सकता है कुछ और हो। तो इसलिए हमने जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वी हैव टू अप्रोच ग्राफिकली, है ना। जैसे क्वेश्चन आया कि फाइंड पीरियड ऑफ लॉग फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स टू द बेस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स टू द बेस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हमने देखा तो हमारे पास है अभी लॉग ए टू द बेस ए, वो तो 1 होता है। हमने फटाफट लिख दिया लॉग फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स टू द बेस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज 1। तो हमारे हिसाब से पीरियड आ गया 1, सॉरी इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन विद नो फंडामेंटल पीरियड। तो हमने आंसर लिख दिया इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन बट विद नो फंडामेंटल पीरियड। लेकिन हम एक चीज भूल गए कि भाई चीजें थोड़ी एनालिटिकल है। अब यहां पर अगर हम देखें तो लॉग डिफाइंड भी होना चाहिए। अब लॉग डिफाइंड होने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, बेस वाले फ्रैक्शनल पार्ट को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, साथ में बेस वाले फ्रैक्शनल पार्ट को नॉट इक्वल टू 1 होना पड़ेगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज होती है 0 से 1, तो ये तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन ये दोनों कह रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट शुड बी ग्रेटर देन 0, और हमारे हिसाब से तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 भी हो सकता है। तो इसको हम मिलाकर कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट शुड नॉट बी 0। अब फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है इंटीजर्स पर, तो हम कहेंगे x कैनॉट बी इंटीजर। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो y इज इक्वल टू 1 लाइन का ग्राफ बनाएंगे, लेकिन ये y इज इक्वल टू 1 हमेशा नहीं रहेगा क्योंकि डोमेन के अंदर इंटीजर्स नहीं है। तो 0 पे खाली आएगा, 1 पे खाली आएगा, 2 पे खाली आएगा, 3 पे खाली आएगा, -1 पे खाली आएगा। तो आप देखेंगे इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम आपस की जो भाषा है उसमें बार बार फंडामेंटल पीरियड नहीं बोलेंगे, है ना। तो अगर हमें कोई कहता है भाई फाइंड पीरियड, तो हम फंडामेंटल पीरियड ही निकालेंगे। हमें पता है कि 1 आ रहा है तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। इसका मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है। तो जो क्वेश्चंस हमारे आएंगे अगर स्टैंडर्ड फंक्शन है तो हम देखेंगे कि हमने उसके पीरियड याद कर लिए। लेकिन अगर उसमें थोड़ा ट्विस्ट आएगा, जैसे मैंने लॉग का क्वेश्चन दिया, मॉड का दे दिया, है ना, कुछ और चीजें होंगी, तो हमें थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच करना है
है ना। अब इसमें एक फॉर्मूला हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई फंक्शन है fx, इसका पीरियड है t और हमें चाहिए f ऑफ ax प्लस b, ये है ना। जैसे वही साइन एक्स है, साइन एक्स का पीरियड है 2 पाई। अब 3 साइन 5x प्लस पाई बाय 7 माइनस 2, है ना, इसका पीरियड डिमांड की गई है। ठीक, तो हमें पता होना चाहिए कि किसका क्या इंपैक्ट होता है। जैसे ये d है, हमें पता है इसका इंपैक्ट ये होता है कि अगर साइन एक्स का ग्राफ ये होगा तो 3 साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी इस d का इंपैक्ट होगा कि ग्राफ या तो y एक्सिस के अलोंग इलोंगेट हो जाएगा ऐसे, या फिर y एक्सिस के अलोंग श्रिंक हो जाएगा। तो ऐसे फैलेगा या फिर श्रिंक हो जाएगा y एक्सिस के अलोंग। तो हम देखेंगे जो चीज 2 पाई लेंथ के बाद रिपीट कर रही है वो तो अभी भी रिपीट करेगी, यानी पीरियड में इसका कोई भी रोल नहीं है। अब प्लस सी की बात करते हैं कि मेरा आ गया साइन एक्स माइनस 4। तो हमें पता है कि भाई साइन एक्स का ग्राफ अगर ये है तो -4 करने पर ग्राफ आ जाएगा नीचे। तो जो चीज रिपीट होनी होगी वो तो अभी भी उतनी ही देरी पर रिपीट होगी। इसका मतलब है इस सी की वजह से ग्राफ ऊपर होता है नीचे होता है, इसकी वजह से पीरियड में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब आती है तीसरी चीज, ये है बी। अब अगर मेरे पास साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 होता, सिंपल इतना, एक एक करके हम देख रहे हैं। तो हमारा अगर साइन एक्स का ग्राफ ये बनता तो साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 का जो ग्राफ है वो शिफ्ट हो जाता अलोंग एक्स एक्स, ऐसे हो जाता शिफ्ट इधर की तरफ, ऐसे ऐसे ग्राफ जाता। प्लस पाई बाय 4 है तो माइनस की तरफ शिफ्ट होगा, माइनस पाई बाय 4 होगा तो प्लस की तरफ। तो चीजें जो रिपीट करेंगी वो तो अभी भी उतनी देरी के बाद रिपीट करेंगी। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है उसके पीरियड में इस b का भी कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। अब आती है ax की बात। अगर मैं करता हूं साइन 3x तो साइन 3x में ये होगा कि जो चीज मुझे ग्राफ में मिलती थी 0 से 2 पाई तक, वो चीज मुझे मिल जाएगी 0 से 2 पाई बाय 3 तक। जब इसमें कोई अंतर आता है तो मेरा ग्राफ श्रिंक हो जाएगा या फिर मेरा ग्राफ एक्सपेंड हो जाएगा। जैसे साइन एक्स बाय 2 होता तो जो चीज मुझे मिल रही थी 2 पाई तक, वो चीज अब यहां पे 2 पाई पुट करके नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 पाई पुट करेंगे तो पाई मिलेगा। वो चीज मुझे मिलेगी 4 पाई पुट करके, तो ग्राफ एक्सपेंड हो जाएगा।